आज की बड़ी खबरों से पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो प्रदर्शित करता है कि कैसे पाकिस्तान समर्थित कुछ एक लोग कुलचित मानसिकता के साथ आज हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह वीडियो प्रदर्शित करता है कि कैसे हमारे सैनिकों का अपमान हमारी खुद की जनता कश्मीर में कर रही है। यह है कश्मीर के वो वीडियो में दिख रहे भटके हुए नौजवान जो सैनिकों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उन्हें लात घूंसों से मारते हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन हमारे सैनिक अपना बिल्कुल भी संयम नहीं खोते हैं। हमारे सैनिक पूरे तरीके से अपने अंदाज के साथ वहां पर दिखाई देते हैं। हम आपको ये दिखा रहे हैं तस्वीर जिससे आप देख सकते हैं कि इस तरह के भटके हुए नौजवानों को क्या नसीहत दी जाए। ये कश्मीर में रहने वाले वो भारतीय हैं जो भारतीयता की तमाम संस्कृति को भूल चुके हैं, जो कश्मीरियत को भूल चुके हैं। ये तस्वीरें आपको सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि हमारे देश में ही हमारे नागरिक हमारे सैनिकों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। कश्मीर में अगर एक व्यक्ति भी हमारे सैनिकों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है तो क्या उस व्यक्ति के कान खींचकर उसे 2 थप्पड़ नहीं लगाए जाने चाहिए? क्या आप भारतीय सैनिकों के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें रास्ते पर लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? और ऐसे में सरकारों के साथ में एक बड़ा सवाल है। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ एक तत्व पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान में उपद्रव फैला रहे हैं, लेकिन उन तत्व को, उन हाथों को काटना हमारे लिए प्राथमिकता है। पंद्रह दिनों के अंदर कश्मीर की ये 2 तस्वीरें उस जहर की तस्दीक करती हैं जो कश्मीर के नए खून के अंदर भर दिया गया है। ये जहर है नफरत का। कश्मीर में पिछले ही हफ्ते भारी बारिश के चलते बाढ़ आई थी। आसमान से टूटी इस आफत भरी घड़ी में वर्दी पहने सेना की यह जाबाजी आम कश्मीरियों का सहारा बने थे, लेकिन चंद दिनों के अंदर ये नौजवान मदद के इस हाथ को भूल गए और मानो एहसान फरामोश होकर अपने ही सैनिकों से बदसलूकी करते नजर आए। बडगाम के एक इलाके से सामने आया ये वीडियो बयां करता है इन नौजवानों की घटिया करतूत और हमारे बहादुर जवानों के धैर्य को। बार बार बदसलूकी, बार बार उकसावे के बावजूद ये जवान अपनी फर्ज की राह पर डटे रहे। इस वीडियो के एक एक फ्रेम को देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें देखने के बाद आप भी देश के इन वीर सपूतों को सलाम कर उठेंगे। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जवान एक सड़क से गुजर रहे हैं, तभी एक नौजवान आता है और सीधे जवान को लात मारता है। इस फौज विरोधी भीड़ से एक और नौजवान निकलता है और चुपचाप जाते जवानों के ऊपर हेलमेट फेंक देता है। हालांकि हेलमेट किसी जवान को लगती नहीं, लेकिन यह हरकत किसी का भी खून खौला देने के लिए काफी है। बदतमीजी करते ये बेगैरत नौजवान एक और घटिया करतूत को अंजाम देते हैं। टोपी पहने एक नौजवान आगे बढ़ता है और जवान के मुंह के पास आकर उल्टी सीधी बातें करने लगता है। जवान इस नौजवान को समझाता है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो जवान भी मुंह फेर कर आगे बढ़ जाता है। इतनी घटिया करतूतों पर किसी भी इंसान का खून खौल सकता है। वो बेकाबू हो जाता, लेकिन कर्तव्य की शपथ लेकर वर्दी पहनने वाले ये देशभक्त अपने पद से डिगे नहीं। अगर कोई ये सोचे कि ये खामोशी जवानों की कमजोरी थी तो ये भी सरासर गलत है। वीडियो में साफ दिखता है कि जवानों के हाथ में राइफलें हैं और कश्मीर में जहां कदम कदम पर पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले आतंकवादियों से सामना होने की आशंका बनी रहती है, वहां कोई जवान खाली राइफल लेकर चलेगा भी नहीं। हवा में भी एक गोली चल जाती तो इन नौजवानों का सारा खुमार फना हो जाता। लेकिन अपनों पर तो गोली नहीं चला सकते। कश्मीर के ये लोग भले ही खुद को हिंदुस्तानी न माने, लेकिन आखिरकार ये तो हिंदुस्तानी है ही। अपने ही भाइयों पर गोली नहीं चलाई जा सकती थी तो ये जवान खामोशी से चलते रहे और इस पूरी घटना पर सीआरपीएफ की तरफ से भी बयान आया है। इस वीडियो को देखने से बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि किस तरीके से प्रोटेस्टर्स द्वारा उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, बदतमीजी की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, क्योंकि उस समय उनके पास कोई और दूसरा साधन नहीं था। उन्हें ऐसी अवस्था में गोली चलानी पड़ती जिसमें कैजुअल्टीज हो सकती थी। दूसरा, उन्होंने उस वक्त, क्योंकि उनके साथ पोलिंग पार्टी थी, ईवीएम थी, तो उन्होंने पोलिंग पार्टी और ईवीएम की सुरक्षा को ज्यादा महत्व दिया। ये घटना साफ बयां करती है कि कश्मीर के नौजवानों को सरहद पार बैठी ताकतों ने इनकी नजरों पर जहर बुझा ऐसा पर्दा डाल दिया है कि इन्हें अब अपने और गैरों में भी फर्क नजर नहीं आता। इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर।
कश्मीर में पैदा हुआ हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है, इस पर तो कहीं किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है तो सीमा पार पाकिस्तान जाने में क्या दिक्कत है? जाहिर सी बात है, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग सिर्फ हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान का खाकर, हिंदुस्तान के भीतर उपद्रव पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जहां जवानों पर पत्थरबाजी की जा रही है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ट्रक में सवार हैं जवान जो कि सामान और रसद लेकर जा रहे हैं। इस ट्रक को रोका जाता है भीड़ के द्वारा और उसके बाद ट्रक पर जबरदस्त तरीके से हमला किया जाता है। हेडलाइट फोड़ी जाती है, हॉकी स्टिक है वहां पर, लोग हल्ला हंगामा कर रहे हैं। जवान जो ट्रक चला रहा है उसे रोका जाता है, उसे बाहर निकाला जाता है, उसके साथ बदसलूकी की जाती है। और ये देखिए, ये कितनी दयनीय स्थिति है आज हमारे सैनिकों की जो कश्मीर में बनाई जा रही है कुछ उपद्रवकारियों के वजह से। क्या ऐसे लोगों को बख्शा जाना चाहिए? यह सवाल मैं आप सबों के सामने छोड़ता हूं। कश्मीर के बाद अब खबर आपको पाकिस्तान में ही फांसी की सजा पाने के लिए एक तरह से कतार में रही हिंदुस्तान के कुलभूषण जाधव से जुड़ी है। कुलभूषण जाधव की जिंदगी के लिए पूरी देश दुआ में मांग रहा है और ऐसे में ये खबरें भी आ रही हैं कि जाधव को फांसी की सजा जो दी गई है पाकिस्तान के द्वारा, वो दरअसल बदले की कार्रवाई हो सकती है। बदला किस लिए, आप शायद ये सोच रहे होंगे। बदला इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के खुफिया अधिकारी हबीब जहीर पाकिस्तान से गायब है। माना जा रहा है कि वो नेपाल में गायब हो गया और पाकिस्तान में उसका परिवार यह कह रहा है कि हिंदुस्तान की फौज ने उसे गायब किया है। ऐसी बेतरती और बेसिर की बातें सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती हैं। ये दो तस्वीरें जाधव को मिली सजा से जुड़ी एक नई थ्योरी की तरफ इशारा करती है। पहली तस्वीर पाकिस्तान में कैद भारतीय कुलभूषण जाधव की है और दूसरी तस्वीर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के जासूस हबीब जहीर की है, जो कुछ दिन पहले नेपाल के लुम्बिनी से अचानक लापता हो गया था। एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार में छपी खबरों की माने तो हबीब जहीर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की उस टीम का हिस्सा था जिसने जाधव को गिरफ्तार किया था। जहीर के बारे में बताया जाता है कि वो 2014 में पाकिस्तानी फौज से रिटायर हुआ था और रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ गया था। हबीब जहीर को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी खबरें चलाई गई जिनमें कहा गया कि जहीर को हिंदुस्तानी एजेंसियों ने अगवा कर लिया है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि जहीर की गुमशुदगी में भारत का कोई लेना देना नहीं है। तो क्या जहीर का बदला लेने के लिए जाधव को सजा सुनाई गई? अखबार में आगे भी लिखा गया है कि जहीर नेपाल में कोई बड़ा काम करने आया था। रिपोर्ट की माने तो जहीर को किसी आदमी ने इंग्लैंड के नंबर से फोन किया था। फोन करने वाले की जहीर से 2 अप्रैल को ओमान में मुलाकात हुई थी। 3 अप्रैल को जहीर नेपाल आया, जहां उसने एक सिम कार्ड हासिल किया और भाईवारा से सिम लेकर जहीर लुम्बिनी गया, जहां से वो लापता हो गया। अगर ये मीडिया रिपोर्ट सही है तो बहुत मुमकिन है कि जहीर की गुमशुदगी का इल्जाम भारत पर लगाकर पाकिस्तान ने जाधव को फांसी की सजा दी है। जाधव के मसले पर भारत सरकार साफ कर चुकी है कि कुलभूषण को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और बहुत मुमकिन है कि भारत के इसी डर के चलते पाकिस्तान आनन फानन में जाधव को फांसी के फंदे पर टांगने की फिराक में है। टीम न्यूज़ नेशन। बस आपको इस बात की हम जानकारी देना चाहते हैं कि मार्च 2016 में जब कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने प्रस्तुत किया दुनिया के सामने कि उसे पाकिस्तान में पकड़ा गया, उस वक्त ईरान में जर्मनी के तत्कालीन राजदूत ने कहा था कि कुलभूषण यादव पाकिस्तान में नहीं पकड़े गए थे, बल्कि ईरान में ही कुछ तालिबान गिरोह ने उन्हें अगवा किया था और बाद में उसी गिरोह ने ISIS को बेच दिया था कुलभूषण यादव को। जाहिर सी बात है ये मसला उतना आसान नहीं है जितना हम इससे पाकिस्तान के नज़र से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान भले ही जाधव को फांसी दे रहा हो और अपनी भड़ास निकालना चाहता हो, लेकिन हिंदुस्तान मानवता और इंसानियत के सिद्धांतों पर कैसे खड़ा है इस खबर से प्रदर्शित होती है। 9 अप्रैल को भारतीय कोस्ट गार्ड ने समुद्र में 2 पाकिस्तानी मरीन्स को रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू की तस्वीरें अब सामने आई हैं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी मरीन्स की स्पीड बोट समुद्र में डूब गई थी और 6 मरीन पानी में फंस गए थे। स्थानीय मछुआरों ने खबर दी और उसके बाद भारतीय कोस्ट गार्ड मौके पर पहुंचा और 2 पाकिस्तानी मरीन्स को जिंदा बचा लिया गया। हालांकि 4 पाकिस्तानी मरीन्स की मृत्यु पानी में डूबने की वजह से हो गई थी। हमने 2 पाकिस्तानी मरीन्स बचाए, लेकिन पाकिस्तानी हमारे एक हिंदुस्तानी को मौत के घाट उतारने की पूरी कोशिश कर रहा है। गौ माता पर आज पूरे देश भर में बहस चल रही है और उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों पर रोक लगा दी गई है, तो कुछ राज्यों में गौ हत्या को लेकर कड़े कानून बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है।
अब गुजरात ने गाय पर एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाया है, लेकिन यह गौवध से जुड़ा नहीं है। गुजरात सरकार ने गाय से जुड़े एक स्टार्टअप को फंडिंग देकर एक तरह से एक नई योजना शुरू की है। जरा आप भी देख लीजिए। कहीं गौरक्षकों को लेकर उठते सवाल, तो कभी गौरक्षा के नाम पर बेगुनाह की हत्या। देश में गाय से जुड़ी बहस में ये मुद्दे भी शामिल हैं और अब इसी चर्चा में आ गया है गाय वाला स्टार्टअप। गुजरात सरकार अब गाय आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप शुरू करने वाली है। सरकार की दलील है कि गाय से मिलने वाला दूध, घी, गौमूत्र और इससे बनने वाले कॉस्मेटिक उत्पाद लाभदायक होते हैं और यही वजह है कि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप पर गौर किया जा रहा है। गाय का संवर्धन हो, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने अभी नंदी घर, तो मूल नस्ल का जो नंदी है वो वहाँ पर मिल जाए और गायों का संवर्धन गायों का हो, वो भी एक कार्यक्रम, महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राज्य सरकार ने हाथ पर लिया है। सरकार की माने तो स्टार्टअप के जरिए नए माध्यमों से गाय उत्पादों की ब्रांडिंग होगी। गाय पालन को भी पेशेवर तरीके से किया जाएगा। राज्य गौ सेवा आयोग भी इस मुहिम का हिस्सा होगा और तो और गुजरात सरकार भी इसके लिए विशेष फंड तैयार कर रही है। गोबर हो, उनका उच्छ्वास हो, गौमूत्र हो, वो सभी चीज़ें मानवजात और सृष्टि के लिए, एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी उपयोगी है, इसलिए तो लोग गौ माता बोलते हैं। बात गुजरात की करें तो देश के डेयरी उद्योग का तकरीबन 8% गुजरात से आता है। गुजरात के डेयरी उद्योग का सालाना कारोबार 12,500 करोड़ रुपए का है और गुजरात देश का चौथा सबसे बड़ा दूध का उत्पादन करने वाला राज्य है। इन आंकड़ों के लिहाज से तो गुजरात सरकार का ये स्टार्टअप वाजिब नजर आता है, लेकिन स्टार्टअप के ऐलान के वक्त को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। मुझे भाजपा पे जिस तरीके से इसकी लालची मनोवृत्ति है, चुनाव आता है इसको गाय याद आती है, गौ माता याद आती है और चुनाव के बाद सत्ता नसीन होने के बाद 5-5 साल में वो गाय कहाँ मर रही है, गाय के लिए किस तरीके का घास चारे का व्यवस्था करने की है और क्या व्यवस्था करने की, वो कोई याद नहीं आता है। गाय के ऊपर देश में जारी बहस में अब गुजरात का ये गाय वाला स्टार्टअप भी एक मुद्दा बनकर उभर सकता है। पूरब पटेल, न्यूज़ नेशन, अहमदाबाद। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप से देश की सियासत को एक नई गर्मी मिल गई है। पहले आम आदमी पार्टी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को हवा देते नजर आए। आज विपक्ष की पार्टियों ने भी ईवीएम के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस जद्दोजहद के बीच चुनाव आयोग ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। चुनाव आयोग ने ईवीएम में गड़बड़ी साबित करने के लिए एक खुली चुनौती सभी राजनीतिक दलों को दी है, जिसमें वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्र में महारत रखने वाले तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मई के पहले हफ्ते में चुनाव आयोग सभी पक्षों से ईवीएम के अंदर गड़बड़ी के पहलू को उजागर करने का उसे मौका देगा। अगर इसे गड़बड़ साबित न किया जा सका तो फिर दिक्कत खड़ी होगी। और अब यह खबर आप सबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अलीगढ़ की रेहाना को परेशान करने के लिए उसके ससुराल वालों ने 3 तलाक को हथियार बनाया। तलाक की धमकी देकर रेहाना का पति उसे बार बार दहेज लाने के लिए मजबूर करता था। जब रेहाना ने मना कर दिया तो उसके घर में एंट्री बंद कर दी गई, लेकिन अपना हक मांगने के लिए रेहाना घर के बाहर बैठ गई और उसके बाद रेहाना ने जो किया वो उस हर लड़की को करना चाहिए जिसके साथ इस तरह के दहेज मांगने वाले लोग बदसलूकी करते हैं। ये रेहाना है, इस घर की बहू, लेकिन इस घर के दरवाजे अब इसके लिए बंद हो चुके हैं। वो यहाँ आती है, गुहार लगाती है, दरवाजा पीटती है, लेकिन रेहाना के दहेज लोभी ससुराल वालों ने एक बार इसके लिए जो घर का दरवाजा बंद किया तो अब उसे खोलने को तैयार नहीं। रेहाना के मुताबिक 3 बार तलाक 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 कहकर उसे उसके शौहर ने घर से बाहर निकाल दिया। अब वो अपनी 4 साल की बच्ची को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही हैं। तलाक का मामला ये है, मुझसे ये मेरे ऊपर ये प्रेशर बनाते हैं, या तो मेरी आप दूसरी शादी कराओ वरना मैं आपको छोड़ दूंगा, मेरा किसी और से संबंध है, मैं उससे शादी करूंगा। ये कहकर तलाक तलाक कहकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरी ये 4 साल की बेटी है, अब मुझे घर में घुसने नहीं दे रहे, पूरा परिवार घर के अंदर है। रेहाना का मायका बुलंदशहर में है, लेकिन वो अपनी ससुराल में ही रहना चाहती है। मुश्किल ये कि रेहाना को ससुराल वाले अक्सर दहेज लाने को कहते हैं। वहीं घर वालों की हैसियत अब इतनी नहीं रही कि वो ससुराल वालों की भूख शांत कर सके।
10 लाख रुपए इन्होंने मांगे, मैंने 10 लाख भी दे दिए, लेकिन उसके ठीक 3 महीने बाद फिर बोले कि 10 लाख रुपए हमें और चाहिए। मैंने इनकी खुशामद की कि मेरे पास 10 लाख रुपए अब नहीं है। 30-40 मैंने शादी में लगा दिया, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी दी, 5 लाख रुपए नकद दिया, सोना चांदी दिया, 20 तोले 1 किलो चांदी दी, और ये मुझे बहकाता रहा, आज लेने आ रहा हूँ, कल लेने आ रहा हूँ। और ये लड़की जब यहाँ आई तो ये यहाँ पुताई चल रही थी, दूसरी शादी की तैयारी चल रही है, मुझे किसी आदमी ने बताया। रेहाना इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस वाले भी उसकी मदद नहीं कर रहे। अभी ये पता नहीं चल पाया, बातचीत करने से पता चलेगा, दोनों पक्षों को सामने बैठा के बातचीत की जाएगी, उसके बाद जो भी चीज़ होगी। घर में कैसे एंटर कराया पुलिस ने उसको? देखो पुलिस ने घर में कहाँ एंटर कराया, बाहर ही खड़ी हुई है अभी तो। बकौल रेहाना, ससुराल वालों ने तलाक को उसके शोषण का औजार बना रखा है। तलाक की धमकी देकर वो शादी के बाद से ही अच्छी खासी रकम वसूलते रहे हैं, लेकिन सूबे में सियासत के बदले माहौल में रेहाना को नई ताकत मिली है। घुट घुट कर जीने के बजाय अब वो इस लड़ाई को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए कमर कस चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन।